नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा झारखंड। 2004 जो साल था 2004 का था। ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है संतोष। संतोष ट्रक ड्राइवर। तो हुआ क्या था संतोष जी के साथ में, आइए चले पता करते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम तो संतोष है, लेकिन मेरे जीवन में संतोष मिल नहीं रहा था। मेरा भरा पूरा परिवार था। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गया था, लेकिन मेरी जो पत्नी थी ना, उसका एक जिद था। वो इतना परिवार में कभी रही नहीं थी, और इतना बड़ा परिवार देकर के ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। बार बार मेरे पर दबाव बना रही थी कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें एक छोटे से घर में चलना चाहिए। मुझे इस बड़े घर में अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी बात सुनकर के हैरान रह जाता था। मैं अपने पत्नी को समझाता था कि लोग बाग तरसते हैं, एक बड़ा परिवार ढूंढते हैं, और तुम कैसी हो, कैसी बात कर रही हो, ये तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। और वही बात थी कि हमारे घर में कलेश शुरू हो गया था, और वो कलेश कभी खत्म नहीं हो रहा था। रात को हमारे साथ लड़ती थी, झगड़ा करती थी, और हम चाहते थे कि हमारा अभी बीच के बात हमारे परिवार का कोई सदस्य सुन ना पाए। मैं उससे बोलता था धीरे बोलो, लोग बाग, अब हमारे माता पिता भाई बहन कोई सुन ना ले, क्या कहेंगे लोग। लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। खैर, हमारे अब छोटी बहन की शादी थी उसी वक्त में, और शादी का सारा कार्यक्रम धीरे धीरे चल रहा था। सारी तैयारियां हो रही थी, और ऊपर से हमारी जो पत्नी अब अपना रंग ढंग दिखा रही थी। हाँ, मैं उसको बार बार समझाता था कि देखो, कलेश मत करो, जैसा तुम सोच रही हो मैं ऐसा तो करूँगा नहीं। इसके बाद अगले दिन अब बिना बताए वो मेरे घर से निकल गई थी, मायके पहुंच गई थी। जब मैं सो के उठा ना, सुबह सुबह हमें ट्रक लेके जाना था, तो मैं ढूंढा, नहीं मिली घर में। माँ से पूछा, बहन से पूछा, सबसे पूछा। हालांकि ससुराल मेरा ज़्यादा दूरी पर नहीं था। अब मुझे शक हो रहा था कि ज़रूर अपने मायके चली गई होगी। मैं ट्रक लेकर निकला, अपने ससुराल पहुंचा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो अपने मायके में बैठी हुई थी। अब मुझे देख करके अब झगड़ा करने लगी, तुम यहाँ पर क्यों आए, जाओ अपने परिवार के साथ में रहो। मैं अब पूरा समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। हर थाक करके मैं अपने काम पर लौट गया। अभी तो मुझे बहुत सारा पैसों की ज़रूरत थी। अब मुझे कड़ी मेहनत करना था। बहन की अब शादी थी, और उसमें मेरा भी हक बनता था कि मैं एक तरह से बहन की शादी में अपनी तरफ से मदद करूं। और मैं अब दिमाग में इसी तरह का झंझट अब लिए हुए अपने काम पर लौट गया था। मेरा सारा दिन काम में मन नहीं लग रहा था, मन भटक रहा था। रह रह के पत्नी की बात याद आती थी, वो लड़ाई झगड़ा, और मैं अपने काम में एक तरह से मन लगा ही नहीं रहा था। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपना जो ट्रक है अब लोकल एरिया में ही चलाया करता था, और लोकल एरिया का मतलब कि सारा जो रास्ता मुझे अच्छी तरह से पता होता था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है, कौन सा शॉर्टकट रास्ता है। अब मुझे ये सब अच्छी तरह से पता था। और मैं पहले बता दूं कि मुझे एक बार बहुत से आमना सामना भी हो चुका था, और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात के टाइम जब मैं अपना माल लेकर के लौट रहा था ट्रक पर, और रास्ते में अब मुझे उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहिए था, जो बहुत ज़ोर से बाथरूम आई थी। अब मैं एक पेड़ के किनारे चला गया था बाथरूम करने के लिए, और उसी वक्त मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर में कोई घुस चुका हो। पूरा शरीर मेरा झंझना गया था, और इसके बाद मैं अपने आप ही में नहीं था। ना जाने कैसे मैं ट्रक चला करके और अपने गोदाम तक पहुंचा,
और इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना, तो मेरे जो साथी ट्रक ड्राइवर थे, अब उन्होंने बताया कि तेरे साथ में हुआ क्या था। तेरे ऊपर तो कोई आत्मा सवार हो गई थी। अब देख, तुझे हम झाड़ फूक करवाएं और तब जाके तू सही हुआ। वास्तव में जब आँख खुली थी ना, तो एक बाबा जी हमारे पास में थे, जो हमारे साथी ड्राइवरों ने बुला के ले आया था। अब उनका कहना था कि जिस जगह पर तुमने बाथरूम करने गए थे वो एक प्रेत का घर था। ऐसी जगह पर बाथरूम कभी करना नहीं चाहिए। खैर, प्रेत बाधा तो उतर गया था, लेकिन उसके बाद में मुझे रोड पर कुछ न कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ दिखने लगी थी रात के टाइम में, जो कि वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। अजीबोगरीब जानवर, कभी लंबे लंबे इंसान रास्ते पर चलते हुए, जो कि मुझे परेशान भी नहीं करते थे, लेकिन मैं उनकी कदकाठी देख करके हैरान रह जाता था कि ऐसे इंसान कहाँ होते हैं भाई, इतने लंबे चौड़े। आज के टाइम में तो ऐसे दिखते नहीं हैं। तब मेरा शरीर कांप जाता था। मुझे लगता था कि जिनको मैं देखा हूं ना, वो आम इंसान तो हो ही नहीं सकते। जरूर वो प्रेत आत्मा है या कोई ऊपरी शक्ति है। अब वास्तव में जब मैं दोबारा उनको मुड़कर देखता ना, तो वो अपनी जगह पर होते ही नहीं थे। और तब से ये सिलसिला मेरे साथ में चल रहा था। ये घटना को मैं अपने परिवार में भी बताया था। परिवार वालों ने भी मेरा उपचार कराया, झाड़ फूक कराया, लेकिन जो झाड़ फूक किए थे कहने लगे तुम्हारे ऊपर में ऐसी कोई प्रेत बाधा है ही नहीं है, जो भी था वो पहले उतर चुका है, तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं था। मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं होता था, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिख जाती थी जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। खैर, मैं उस रात की बात बता रहा हूँ जब मेरी पत्नी अपने मैके चली गई थी मुझे छोड़ करके। और इसके बाद मेरा सारा दिन काम में मन नहीं लग रहा था, मन बेचैन था। और रात को मैं माल लोड करके और अपने गोदाम की तरफ निकल पड़ा था। 11 बजा हुआ था। अब भूख भी लगी हुई थी। अब मैं बताऊं, 2-4 पैग में पीने वाला व्यक्ति था। थका मंदा होने के बाद मैं कभी चलते हुए ट्रक में दारू कभी पीता नहीं था, ना ट्रक के अंदर में कभी दारू का सेवन किया था। हाँ, जब मैं सुस्ताता, आराम करता किसी ढाबे पर या किसी और जगह पर, तब मैं 2-4 पैग जरूर पैग मारता। इसके बाद घोड़े बेच करके मैं सो जाता। सुबह उठता तो मैं फ्रेश होता था। यही मेरा नियम था। उस रात 11 बज रहा था। शरीर थका हुआ था, जवाब दे रहा था, भूख भी लग रही थी, लेकिन कोई होटल ढाबा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आज जिस रोड पर मैं जा रहा था ना, वो रोड मेरे लिए कोई अनजाना नहीं था। उस रोड पर मैं ना जाने कितने बार मैं जा चुका था, आ चुका था, लेकिन लोग बाग के नज़र में जिस रोड पर मैं आज जा रहा था ना, वो भूतहा रोड था, हॉन्टेड रोड था। लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी थी। अब वैसे तो मेरे साथ तो अजीबोगरीब खेल होता ही था, और उस पर मैं कभी विशेष ध्यान नहीं देता था। और रात को जब 11 बज गया, भूख लगने लगी, शरीर में थकान होने लगी, तो मेरे पास में कुछ फल फ्रूट मैं हमेशा रखता था। कोई चीज़ जो इमरजेंसी में काम आ जाए। और दारू की बोतल तो मेरे पास में रहती थी। जब भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगा, अब मुझे लगा कि हाँ, अभी कोई ढाबा नहीं है, तो मुझे लगा कि बस अब देर नहीं करना चाहिए। आखिरकार माल तो हमारा रात में उतरेगा नहीं, माल तो उतरेगा सुबह में, और यहाँ से मात्र 1.5 घंटे का सफ़र बाकी रह गया है गोदाम का। तो क्यों भूख को मारूं, और चलते हैं कहीं किसी अच्छे स्थान पर, ट्रक को रोकते हैं, पार्किंग करते हैं। गर्मी का दिन था, थोड़ा हाथ पैर धोते हैं, अगर पानी का व्यवस्था हो तो नहा भी लेंगे, क्योंकि सारा दिन पसीने में चिप 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 हुआ पड़ा था। और यही सोच करके मैं अब इधर उधर तलाश करने लगा। वाकई में जिस रोड पर मैं जा रहा था ना, वहाँ पर ढाबा जरूर था। एक नहीं, कई ढाबे थे, लेकिन मुझे एक भी ढाबा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं कोई रास्ता भटक गया था या फिर मैं कोई दूसरी रोड पर आ गया था, ये समझ में नहीं आ रहा था।
चांदनी रात थी। ये भी नहीं था कि ऐसा कोई अंधेरा रात था। चांदनी रात थी, बड़ा सा चांद आसमान में चमक रहा था। अब मैं उस रोड पर बार बार ढाबे की तलाश करता हुआ कि कोई ढाबा तो मिलेगा, छोटा सा बड़ा, जहां मैं अपना ट्रक को पार्क करूंगा और आराम से नहा धो करके कुछ भोजन कर लूंगा। अब फिर 2-4 पैग मारूंगा, सो जाऊंगा। लेकिन ना तो ढाबा मिल रहा था, ना कोई ऐसा स्थान मिल रहा था कि जहां पर मैं पार्किंग कर सकूं, जहां पानी का व्यवस्था हो, जहां पर लाइट का व्यवस्था हो। ऐसा भी स्थान कोई नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी अब आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मुझे लगा कि मैं बार बार उसी रोड पर चक्कर लगा रहा हूं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं एक ऐसे रोड पर था, अब बार बार एक ऐसा पेड़ आ जाता था, बड़ा सा विशाल पेड़। जो मैं जानता था वो बरगद का विशाल पेड़ था, बहुत ही पुराना पेड़ था, और लोग बाग के नज़र में वो हॉन्टेड जगह थी। अब बार बार 15 मिनट पर, 20 मिनट पर जब भी ट्रक मैं लेके उस बरगद के पेड़ से गुजरता, अब फिर मैं वापस उसी रोड पर आ जाता। वाकई में मेरे शरीर से पसीने छूट गए थे। बार बार उस पेड़ को देख करके अब मैं तो भयभीत हो गया था। मैं कहने लगा मन ही मन, हे ईश्वर, ये मेरे साथ में आज क्या हो रहा है? ढाबा तो दूर, मैं इस पेड़ से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। कुछ देर के बाद में मैं इसी रोड पर कैसे आ जाता हूँ? ये मेरे साथ में आज हो क्या रहा है? कौन सा खेल चल रहा है मेरे साथ में? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं घंटे भर से अब उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे जगह पर फंस गया था जहां से निकलना मुझे संभव नहीं दिख रहा था। हर आधे घंटे पर, 20 मिनट में जब भी मैं उस पेड़ को छोड़ करके आगे बढ़ता, अब फिर मेरे साइड में, बाएं साइड में वही पेड़ मुझे मुंह चिढ़ाता हुआ दिखता। और पेड़ पर अब क्या था ऐसा मैं तो जान ही नहीं पाया था, लेकिन शरीर में झुरझुरी हो जाती थी। जैसे ही पेड़ नजर आता था ना, तो मुझे लग गया कि मैं आज किसी छलावा के चक्कर में, कोई सी माया जाल में तो नहीं फंस गया। ये पेड़ मेरे रास्ते में बार बार क्यों आ रहा है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में? मैं अब किससे मदद लूं? अब रात के टाइम में कोई दिखाई दे तब ना। आखिरकार मेरे भगवान ने सुन लिया। अब 2 लोग रास्ते पर आगे जाते हुए दिख रहे थे। जब मैंने उनको जाते हुए देखा ना, तो दोनों अब एक तरह से किसान की तरह दिख रहे थे। अब हाथ में लठ लिए हुए, कंधे पर डाले हुए, जिससे किसान अब अपना व्यवहार करते हैं, आते हैं जाते हैं, वैसे मुझे दिखे थे। अब मैं उनको देख करके बड़ा खुश हो गया था। ट्रक उनके बगल में रोका और आवाज आए, अरे भाई साहब जरा इधर सुनना, इधर सुनना। अब जब उनकी शक्ल देखी, काले काले से लोग थे, बड़ी बड़ी मूछें और सफेद पगड़ी बांध रखे थे, देखने में लोकल किसान की तरह लग रहे थे। जब वो मैंने आवाज दिया ना, तब वो मेरे पास में आकर रुक गए, दोनों को दोनों। मैं ट्रक से नीचे उतर गया। अब मैं कहने लगे, भाई साहब मैं रास्ता भटक गया हूं। मैं इस रोड पर आगे ढाबा होता है, वो ढाबा आप बता सकते हैं कहां पर है? आप दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे, जैसे आपस में कोई बातचीत कर रहे हो। अब मैं उनसे बोल रहा, भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस रोड पर भटक गया हूं। बार बार मैं इसी जगह पर ना जाने कैसे घूम के आ जाता हूं। मैं इस एरिया से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। मुझे भूख लगी हुई है और मेरा जो अब एक तरह से तबीयत भी खराब है, थका हुआ हूं। अब मैं एक ढाबा की तलाश में हूं जो इसी रोड पर था, लेकिन वो ढाबा मिल नहीं रहा है। आप लोग क्या बता सकते हैं कि मैं इस टाइम अब कहाँ पर हूँ और मैं इस जगह से निकल क्यों नहीं रहा हूँ? बार बार इसी जगह पर मैं क्यों अटक जाता हूँ, फंस जाता हूँ? थोड़ी देर पे घूम फिर कर मैं इसी जगह पर आ जाता हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, आपस में जैसे आंखें से बात कर रहे हो। तब वो मेरी तरफ एक नौजवान जो था काला सा रंग का, वो मेरे पास में आया। मेरे पास में आकर के धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगा कि देखो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अगर निकलना चाहते हो ना तो रानी से जाके मिलो। अब रानी कौन है भाई? मैं हूं कहां पर?
मैं उस नौजवान से पूछा, भाई ये किस रानी की बात कर रहे हो? आज के टाइम में कोई रानी राजा नहीं है। ये हमारा देश स्वतंत्र है और हम 21वीं सदी में हैं। किस सदी की बात कर रहे हो आप? आप दोनों नौजवान जैसे मेरी तरफ देख करके अब ऐसे अब बिहेवियर कर रहे हैं कि जैसे मैं अजूबा हूँ। रानी का नाम लेकर के अब जैसे मैं क्या बोलने वाला हूँ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। मैं कहने लगा, भाई साहब मुझे आप रास्ता बता दो कि इस एरिया से मैं कैसे निकल पाऊंगा। आप एक दूसरे की तरफ दोनों देखने लगे। अब फिर वही नौजवान मेरे पास में आया और कहने लगा कि देखो, चाहे तुम जितना कोशिश कर लो, तुम रानी के क्षेत्र में आ गए हो और जब तक रानी की मर्जी नहीं होगी तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अगर तुम्हें निकलना है ना तो रानी से जाकर मिलो, अगर उसकी मर्जी होगी तभी तुम निकल पाओगे। और सुनो, उससे आंखें मत मिलाना, अपनी आंखें झुका के रखना। अगर आंखें मिलाओगे ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब मैं उनकी बात सुनकर के बहुत हैरान था कि ये रानी साहिबा कौन है, कहाँ मिलेंगी ये, और ये रास्ता उन्होंने कैसे बंद कर रखा है। मैं बार बार इसी जगह पर क्यों घूम रहा हूँ, माजरा क्या है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बता रहे थे। इसके अलावा मैं पूछा कि वो रानी साहिबा मिलेगी कहाँ पर। तब उन्होंने उंगली का इशारा किया कि थोड़ा आगे जाओ और जाओगे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा और उस पेड़ के पास में एक बाएं साइड में रास्ता जाता है और वहाँ देखोगे तो एक बड़ा सा मकान नजर आएगा। वही रानी साहिबा का मकान है। और जाओ और वहाँ पर रानी साहिबा से मिलो और तभी रानी साहिबा का मर्जी होगा और तब तुम ऐसे रेस निकल पाओगे, नहीं तो ऐसी एरिया में तुम भटक के रह जाओगे, कभी भी निकल नहीं पाओगे। वाकई में जो उन्होंने बताया था मुझे डराने के लिए काफ़ी था। पहले तो मुझे रात में अनजाने लोग दिखाई देते थे और तरह तरह के अजीबोगरीब जानवर मुझे नजर आते थे, लेकिन आज तो कुछ और ही उल्टा हो गया था। मैं एक ऐसे जगह पर आ गया था जहां से मुझे निकलना असंभव सा लग रहा था। आखिरकार वो दोनों किसान देखने वाले व्यक्ति अब पीछे चले गए थे। मैं वहां पर कई पल खड़ा आखिर सोचता रहा कि मेरे साथ में आज हो क्या रहा है। मैं इस जगह पर कैसे फंस गया हूं, इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं, मामला क्या है, ये रानी साहिबा कौन है। आखिरकार मैं उस रानी साहिबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ट्रक चलाता चलाता जब मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि एक लंबा सा पेड़, पतला सा पेड़ जो काफी ऊंचा तक गया हुआ था और उसी के पास से एक बाएं साइड में रास्ता कच्चा जा रहा था और वहां पर एक मकान दिख रहा था जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। अब उस जगह पर अपना ट्रक रोक करके अब मैं नीचे उतर गया था। सोचने लगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ये रानी साहिबा है कौन। आखिरकार मुझे यही लगा कि जाना चाहिए, जाके मिलना चाहिए और तभी तो मैं इस क्षेत्र से निकल पाऊंगा जैसे उस दोनों किसानों ने कहा है। और आखिरकार कड़ा दिल करके मैं चल पड़ा। धीरे धीरे मैं पूरा रास्ता पार कर लिया और वो सड़क से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। आराम से मैं पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था और अंदर में खामोशी छाई हुई थी। हाँ, रोशनी जरूर थी वहां पर। और मैं दरवाजे पर जाकर के दस्तक देने लगा, दरवाजा को खटखटाने लगा। कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे लग रहा था कि इस घर में कोई हो ही नहीं। अगर कोई है भी तो वो गहरी नींद में सो रहा है। मैं फिर न जाने क्या सूझा, रानी साहिबा, रानी साहिबा आप बाहर आइए, आपसे मुझे काम है। मैं इस तरह करके आवाज़ लगाने लगा। आखिरकार वो दरवाज़ा खुला लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। ये अंदर में कोई है क्यों नहीं। तभी मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही हूं। वो आवाज़ बड़ा ही मोहक थी,
बड़ी मीठी आवाज थी, जैसे लग रहा था कि सैकड़ों घुंघरू बज उठे हो। ऐसे ही खनकती हुई आवाज थी, और वो आवाज में ना जाने क्या जादू था कि उस जादू में मैं बंध गया था। मैं कुछ सोचा ना समझा, सीधा उस दरवाजे के अंदर में जा चुका था। अंदर गलियारा था और देखने में वो लंबा सा गैलरी अंदर के साइड में जा रहा था। हाँ, मैं उसी गैलरी में चलता जा रहा था जैसे गैलरी खत्म ना हो रहा। इतना लंबा चौड़ा गैलरी, और आखिरकार मैं एक जगह पर ठिठक करके रुक गया कि मैं कहाँ तक जाऊं। ये गैलरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? कितना बड़ा घर है, बाहर से देखने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन अंदर इतना लंबा कैसे हो गया? और तभी वही खनकती आवाज सुनाई पड़ी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूं। जल्दी आओगे तो जल्दी निकल पाओगे, नहीं तो इसी जगह पर तुम रह जाओगे सदा के लिए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आवाज में वो जादू, खनकती हुई आवाज मुझे बरपस अब अपनी तरफ खींच रही थी। फिर मैं उसी गैलरी में चलता चलता एक दरवाजे पे पहुंच गया था। दरवाजा बंद था और मैं जाकर खड़ा हो गया। हाँ, तभी वो दरवाजा अपने आप खुल गया। खनकती हुई आवाज सुनाई पड़ी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ना जाने कब से। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। मैं तो जैसे लग रहा था कि मैं नशे में हूं या फिर मैं किसी जादू से बंध चुका हूं। अब मैं जब कमरे में दाखिल हुआ ना, तो कमरे के अंदर प्रकाश भरा हुआ था। मखमली जो पलंग था बिछा हुआ था, और उसमें एक 28-29 साल की जैसी महिला, सुंदर सी महिला, अब बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। और तभी मुझे लगा कि वो किसान बोले थे कि देखो नौजवान, उस रानी साहिबा को आंखों में आंखें मत मिलाना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं वो बात को ध्यान में रखा। मैं नजरें झुका करके और जैसे खड़ा हो गया था, जैसे मैं उनका सेवक हूं और वो मेरे रानी साहिबा है। और तब रानी साहिबा कहने लगी, अरे मेरी तरफ देखो, तुम नीचे क्यों देख रहे हो? मैं कुछ बोला नहीं और मैं नीचे ही देखता रहा। मेरा मन जो कह रहा था कि हाँ, मैं अपने सर को उठाऊं और उस महिला को देखूं जिसको लोग रानी बता रहे थे। लेकिन मेरे जो मन में था ना जाने ऐसा क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर कोई बैठा हो और कह रहा था कि नहीं संतोष, इसकी आंखों में मत देखना, इसकी आंखों में देखोगे ना तो तुम इस घर से निकल नहीं पाओगे। और यही चीज मुझे रोक रही थी। आखिरकार वो रानी साहिबा अब पलंग से उठ गई थी। मेरा हाथ पकड़ करके अब मुझे पलंग पर बिठा दिया। बैठो, तुम इस जगह पर कैसे आए? तुम हमारे क्षेत्र में कैसे घुसे? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये एरिया हमारा है? मैं नजरें झुकाए हुए पलंग पर बैठा हुआ और रानी साहिबा से अब उस बात का जवाब दे रहा था कि रानी साहिबा मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था। मैं अनजाने में शायद आपका क्षेत्र में आ चुका था और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। इस गलती की सजा अब मैं भुगत चुका हूं। मैं घंटों से अब इस रोड पर भटकता रहा हूं, लेकिन मुझे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आप मुझे गलती का एहसास हो गया है, अब कृपया कीजिए मेरे पर, मुझे अब जाने का रास्ता अब दिखाइए। मुझे अब इस जगह से निकलना है, बहुत आपकी कृपा होगी। अब जो रानी साहिबा थी ना, अब मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। अब फेरते हुए कहने लगी कि नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें आसानी से जाने दूंगी? तुमने गलती किया है और इसकी सजा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? अब मेरे मन में तरह तरह का ख्याल आने लगा था कि सजा का मतलब मौत होता है, क्या ये मुझे मार डालेगी? और तब मैंने कहने लगा कि रानी साहिबा, मैं इतना कोई बड़ा अपराध तो किया नहीं, मैं अनजाने में आपके क्षेत्र में आ चुका हूं, तो ये मेरी पहली गलती थी और मेरी गलती को माफ कीजिए। मुझे अब जाने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम करना है, गोदाम पर पहुंचना है, मेरी छोटी बहन का अब घर में शादी भी है। अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो सारा काम मेरे घर का रुक जाएगा। एक तरह से मैं
रानी साहिबा को इम्प्रेस कर रहा था कि मेरी बात को मान जाए और मुझे बकसते उस जगह पर। ये रानी साहिबा थी क्या चीज़, ये तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका था। जरूर ये कोई शक्तिशाली प्रेत आत्मा थी और कहने का मतलब था कि ये जो क्षेत्र था उन्हीं का था और उस क्षेत्र पर ये रानी की तरह राज करती थी। आखिरकार वो मेरी बात को नकार दिया था और कहने लगी कि नहीं नौजवान, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें अब मौत की सजा दूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसा सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। और इसके बाद मेरे सर पर हाथ फेरते फेरते ना जाने मेरे सर पर ऐसा क्या किया कि मैं तो बेसुध सा हो गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद मेरे साथ में रानी साहिबा ने किया क्या था। जब मेरी आंख खुली ना, तो सही बताऊं कि मैं अपने ट्रक के पास ही जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। कपड़े लत्ते सारे फटे हुए थे, जैसे मैं कहीं से अब मार खा के आया हूं या फिर मेरे साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया गया है। शरीर पर जिधर देखो जख्म का कांटे का निशान, जैसे नाखूनों से मेरे शरीर को कोई नोच खसोट लिया हो। कपड़े लत्ते सारे फटे हुए। जैसे ही मेरी आंख खुली ना, तो सबसे पहले मैंने अपने ट्रक को देखा। ट्रक मेरा सही सलामत। अब फिर मैं उस कच्चे रास्ते पर देखा जिस रास्ते पर वो घर था। मुझे दूर तक वो रास्ता क्लियर नजर आ रहा था। ना तो वहां पर कोई घर था ना कोई मकान था। अब मैं अपने शरीर को देख रहा हूं। अब मेरा हाल एकदम बेकार हुआ पड़ा था। कपड़े लत्ते सब चिथड़े हुए पड़े थे। अब जिधर देखो जैसे लग रहा था कि नाखूनों से किसी ने मेरे को नोच रखा हो। ये कौन थी रानी साहिबा? सही में होश में आने के बाद मैं कई पल मेरे शरीर में डर के कारण झुरझुरी उठ रही थी कि मैं जिंदा हूं। मुझे जिंदा होने पर भी शक लग रहा था, लेकिन जब शरीर में टीस उठ रही थी, दर्द उठ रहा था, तब मुझे लगा कि मैं वास्तव में जिंदा हूं। रानी साहिबा ने शायद जो कुछ करना था मेरे साथ में करके अब मुझे जिंदा बकस दिया है। अब मैं एक तरह से सुरक्षित हूं। और इसके बाद मैं जल्दी से अपने ट्रक पर सवार हो गया था। सबसे पहले अपने बैग से कपड़े निकाले और कपड़े बदले और तब मैं आगे की तरफ चल पड़ा था, लेकिन स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मैं उसी रास्ते पर चल रहा था। ना तो वो बरगद का पेड़ आ रहा था और आखिरकार कुछ देर चलने के बाद उसी रास्ते पर मेरा गोदाम था और गोदाम से पहले 2 ढाबा थे। पहला ढाबा मुझे दिखाई दिया जहां पर और भी ट्रक वाले खड़े थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। सुबह का टाइम था। ट्रक में जाकर रुका। अब मैं नीचे उतरा ना, तो जैसे लग रहा था कि मैं कितना शराब पी रखा हूं। कदम मेरे लड़खड़ा रहे थे। जब मैं वहां पर ढाबे के पास चारपाई पर बैठा ना, तब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत शराब पी करके आ चुका हूं। शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। वेटर आ गया, ढाबे वाला। साहब नाश्ता करेंगे या चाय? मैंने बोला भाई पहले मेरे को दूध पिला दो गरम गरम। दूध लेके आया। कांपते हाथों से मैंने दूध धीरे धीरे पिया। आज जब शरीर के अंदर कुछ गर्मी गई, तब मुझे अब कुछ अच्छा लग रहा था। बगल में और ड्राइवर बैठे हुए थे। अब फिर मैं धीरे धीरे करके अब उनके पास बैठ गया। वो आपस में बात कर रहे थे। टॉपिक कुछ और था। जब उन्होंने मुझे देखा तब राम राम होने लगी। वो मुझे पहचानते नहीं थे, ना मैं उनको जानता था। तब मैंने वही टॉपिक उठा दिया कि भाई लोग, आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? तब उन्होंने कहा हाँ करते हैं ना, कभी कभी हमें भी भूत का दर्शन हो जाता है। आखिरकार हम भी तो ट्रक ड्राइवर हैं ना। रास्ते में चलते हैं और कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर हॉन्टेड होती है और हम लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तब मैंने अपना किस्सा सुनाया कि हाँ ये लोग जानते हैं, मानते हैं, तो मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। जब मैंने अपनी कहानी बताया ना, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे।
कहने लगे, अरे भाई, इस रोड पर हम गुजरते जा रहे हैं और जैसा तुम बता रहे हो ना, ऐसा तो कुछ हमने आज तक नहीं सुना है। ये कौन है रानी साहिबा? ये तो नाम हम पहली बार सुने हैं। अब मैं पूरी कहानी सुना चुका था और उनको लग रहा था कि मुझ पर बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आखिरकार मैं यकीन कैसे दिलाऊं? वो यकीन आप बिल्कुल नहीं कर रहे थे मेरी बात का। कह रहे थे कि भाई, भूत प्रेत हमने देखे हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, जैसा तुम बता रहे हो ना, उनका कोई घर नहीं होता और वो अब रात ऐसे नहीं बिताते। अब मेरी बात पर उनका यकीन बिल्कुल नहीं दिख रहा था और तब मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा गोदाम आ चुका है और वही मैंने किया। गोदाम पर अपना ट्रक लेकर मैं पहुँच गया था और वहाँ पर एक हमारे मित्र पुराने ड्राइवर थे जो अब एक तरह से मेरे से उम्र में डबल थे और हम लोग हंसी मजाक किया करते थे। जब मैंने अपनी बात उनको बताई ना, तो उनकी चुप्पी हो गई थी, बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बस मेरी तरफ देखते जा रहे थे। अब फिर अब कहने लगे, जरा कपड़ा जरा अपना हटा, हाथ का हटा, कपड़ा मुझे खोल के दिखा। मैं शर्ट ही उतार दिया कि लो आप तसल्ली से देखो। अब वाकई में जो शरीर निशान बना हुआ था ना, अब देख करके 1 मिनट में पहचान गए और कहने लगे, ये तो वाकई में उसी रानी का काम है। अब मैं हैरान था कि आप रानी को जानते हो? और तब कहने लगे कि हाँ, मैं जानता हूं ना, आज से कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह फंस चुका था और जो हाल तेरा हुआ ना, वैसा ही हाल तो मेरा हुआ था। अब मैं तो 6 महीना तक ट्रक पर काम ही नहीं कर पाया था, इतना मैं डरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब मैं उस डर से उभर गया था और इसके बाद एक बाबा के पास मैं गया था। बाबा ने एक ताबीज मुझे दी, देख मेरे गले में आज भी पड़ा हुआ है। इस ताबीज की वजह से मुझे अब डर नहीं लगता और ना मेरे रास्ते में कभी भूत प्रेत दिखाई देते। मैं कहने लगा कि आप मेरे लिए भी एक ताबीज ला दीजिए ना। कहने लगे कि ठीक है, फिर कभी तू मिलेगा ना, तो उस बाबा से मैं ताबीज लेके जरूर तेरे लिए रख दूंगा। अब वाकई में मेरी बहन की शादी हो गई और मेरी जो रूठी हुई पत्नी थी, मैं उसको मना के भी ले आया। अब कहने लगा, उसके माता पिता ने बहुत समझाए थे कि देखो बेटा, जो भरा पूरा परिवार होता है ना, अब एक तरह से सुख समृद्धि का परिवार होता है और तुम ऐसा जिद मत किया करो। उसी परिवार में तुम्हें रहना है और तुम्हें अपने पति का कहना मानना चाहिए था। आखिरकार मेरी पत्नी मान चुकी थी, लेकिन वो ताबीज मुझे मिली थी, लेकिन 6 महीने के बाद में। और 6 महीने के बाद जब मैं ताबीज अपने गले में धारण किया था, तो जो चीज़ मुझे उलट पुलट रास्ते में दिखाई देती थी, जैसे लगता था कि ये सब अजूबा मेरे साथ में है, वो सब दिखना भी बंद हो गया था। और आज भी वो ताबीज मेरे गले में पड़ी हुई है और इसके बाद मुझे कभी भूतों से वास्ता नहीं हुआ था, ना पड़ा था, ना मैंने कभी उनसे अब कभी मिला था, ना देख पाया था। तो दोस्तों, ये थी संतोष ट्रक ड्राइवर की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी घटना को भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।